अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, पिछले दिनों अमेरिका में कैपिटल हिल्स पर हमला होता है और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पार्लियामेंटेरियंस को सेव करते हैं। इस हवाले से मुमताज़ तजज़ियाकार सईद रईस से हमने मौक़िफ़ भी लिया था, इस हवाले से ब्रीफली बात भी हुई थी। तो आइन से मज़ीद इनसे बात करते हैं कि जो नई गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस हैं वो क्या हैं और उनको कैसे टैकल करेंगे। आइन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। रई साहब, पिछले दिनों हमने बात भी कर चुके हैं हम अमेरिका में जो पिछले दिनों कैपिटल हिल्स पर हमला हुआ और पार्लियामेंटेरियंस को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने सेव भी किया था। तो कहने का मकसद ये है कि जो अब नई हुकूमत जो आ रही है जो बाइडन की, तो इसके लिए क्या किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई सिविल वार का भी चक्कर चल रहा है, बहुत से कंपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी हो रही हैं, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी बिखरी हुई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इमीडिएट जो एक्शन है, इमीडिएट जो इक़दाम हैं वो क्या किए जा सकते हैं, आप क्या समझते हैं? ये उस वक्त तो जिस वक्त मैंने उसी दिन का वाकया था जब जिस दिन अटैक हुआ जी है, जी और उसी दिन मैंने वो स्पीच दी थी आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू। जी। तो वो तो बहुत इमीडिएट रिएक्शन था, लेकिन बाद वाले के हाथ से पता लगता है कि मैंने पुलिस को शाबाश दी थी। वो सही, अच्छा, पुलिस का बाहर एटीट्यूड जरा थोड़ा नरम था, सही है। क्योंकि वाइट पुलिस वाइट क्राउड था। अच्छा, तो वो आपको पता ही है वहाँ उसके मतलब ट्रम्प की क्या पॉलिसी सही थी। है। लेकिन अंदर जब उन्होंने देखा कि ये तो अंदर असला साज लोग आ गए हैं और इनका कोई एम और है, वहाँ पुलिस का एटीट्यूड अंदर बदल गया था। सही। तो मैंने ये भी कहा था कि पुलिस ने बाहर भी खून खराबा से बचाया और अंदर भी उन्होंने फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, बड़ी हिकमत से काम लिया उन्होंने, पुलिस ने। अंदर सीटा है उनको नहीं आने दिया, या इन दो को शूट भी किया है और कांग्रेस के मेंबर को भी बचा लिया। तो पुलिस को तो कार्रवाई इतनी कर सकती थी और उन्होंने बेहतरीन, अब उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन अब जो कहानियां नजर आ रही हैं उसमें नजर आ रहा है कि ये तो ये जो सारे अमेरिका से जो ग्रुप आए थे, जो ट्रम्प ने तकरीरें की हैं और उसके नंबर 2-3 मुशीरों ने भी इनको बुलाया है और ये बड़े स्कीम के तहत आए थे। मैंने कहा भी था हिकमत अमली ट्रम्प की फेल हो गई है, तो अब वो पता लगा है वो तो बहुत बड़ी हिकमत अमली थी, बिकॉज वो हर जगह फेल हो रहा था। पहले उसने वोटिंग में फेल हुआ कि मैं डाक के वोट नहीं करो, फिर वो इलेक्शन जब हुए तो वहाँ उसने कोशिश की कि चेंज कर दिए जाएं, बल्कि आया रिपोर्ट के उसने कुछ जगह पर कहा है इतने वोट मुझे दे दो। तो वहाँ पर भी जो हुकूमतें उसकी थी रिपब्लिकन, वहाँ पर भी क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर भी फेल हो गया। अब उसके पास और कोई तरीका नहीं था कि वो सर्टिफिकेशन होनी थी 6 को। तो उसकी स्कीम ये थी कि ये कांग्रेस को किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, कुछ वहाँ हल्ला गुल्ला कर दिया जाए, कुछ लोग मार दिए जाए। सच्ची बात है, क्योंकि मसला होकर आ रहा है थे। तो वो ऐसा क्यों करना चाह रहा था वो, क्यों? बिकॉज देखें, ये प्यूटन की लीड है ना, वो अब सन 35 तक सदर बन गया है। अच्छा। इसने कहा होगा कि एक दफा कांग्रेस को उखड़ जाएगी तो फिर अगला इलेक्शन पता नहीं मैं कब कराता हूँ, मैं तो सदर रहूंगा। तो इसकी बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी इस तरह। और अब ये बातें आ रही हैं जो मैं रेवोल्यूशनरी उनके जो लोग थे उनके कुछ बीच में अब बयानात आ रहे हैं, जो लोग आए हुए थे वो कह रहे हैं हम तो जब अंग्रेजों से आज़ादी ली थी तो हम उस वक्त भी रेवोल्यूशनरी थे, अब भी हम रेवोल्यूशनरी हैं, हम तो इनकलाब लाएंगे। तो जनाब मेरी वहाँ सिविल वार की भी बात हुई है, बल्कि उसके जूलियाना ने जो उसका मशीर है उसने तो कहा था कम्बैट फोर्स हमारी है, ये तो हमारी लड़ाई के लिए फौज जा रही है। तो ये बातें, और जब उसने उसको डराया बाइडन ने कि भाई इनको वापस करो, तुम किस तरफ से रहे, तो फिर वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ और फिर उसने क्या ऐलान किया, यू आर माई गुड बॉयज, यू आर माई स्पेशल बॉयज। मुझे पता है पूरा अमेरिका, पूरे यूरोप में स्पेशल किसको कहा जाता है? ये वो बच्चे होते हैं जो किसी लिहाज से मफलूज होते हैं, कोई ना कोई उनमें कमी होती है। ये लोग ब्रेन वॉश लोग थे, व्हाइट सुप्रीमेसी का इनको टीका लगा हुआ था, तो ये इनके स्पेशल बॉयज थे। लेकिन उसका जुमला कह रहा है, यू आर गुड बॉयज, यू आर माई स्पेशल बॉयज, आई लव यू। ऐसे बच्चों से आदमी प्यार भी ज्यादा करता है। तो उसने मान लिया कि ये जुमला बहुत खतरनाक है, तारीख में जाएगा, आई लव यू, यू आर माई स्पेशल बॉयज। मैं इसका एनालिसिस एज ए पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ विद द बैकग्राउंड। ये लोग ब्रेन वॉश लोग थे, व्हाइट सुप्रीमेसी के ये थे, सिविल वार के लिए आए थे, और बहुत ज्यादा इनमें ग्रुप्स थे अमेरिका में। ये तो बताते नहीं है ना,
प्राउड बॉयज और पता नहीं कितने कितने ग्रुप्स हैं एक्सट्रीमिस्ट के, अच्छा। ये सारे उसने शामिल कर दिए थे। अल्टीमेट एम था कि क्राउड के अंदर से इनको लाकर छुपा कर अंदर ले जाना था और वो डिस्टर्ब करना था सब कुछ। तो वो नहीं हो सका, पुलिस ने काम ने पुलिस ने बड़ा हिकमत से काम लिया। बस वो मैंने बता दिया, बैकग्राउंड में बता दिया, अब ये क्लियर आ रही है। मैंने ये भी कहा था कि ये इम्पीच होना चाहिए, वो भी शायद सोच रहे हैं। अभी तो हुई नहीं है। नहीं, वो क्रिमिनल एक्ट्स है ना, वो तो क्रिमिनल केसेस भी बन सकते हैं। होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ ये मसला, इसको मैं इतना पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैं पुलिस के एंगल से सिर्फ ये बताता हूँ कि एक हल अमेरिकन गवर्नमेंट को, कांग्रेस को हल करना चाहिए। देखिए, जब 1875 में अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी तो अमेरिका की कोई रेगुलर फोर्स नहीं थी, ऐसी तो ये प्राइवेट आर्मीज थी, हर एक की लोगों ने फिर लड़ा उनसे और वो अपनी आज़ादी हासिल कर ली। तो फिर जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्राइवेट आर्मीज थी, इनको मेंटेन तो नहीं रखा गया, लेकिन इनको असला की इजाज़त दे दी। तो असला की पॉलिसी अमेरिका में बहुत नरम है, ये डिस्कशन मौजूद हैं। इस वक्त हर ऑन दी एवरेज हर अमेरिकन के पास 3 या 4 हथियार हैं, ऑन दी एवरेज, बहुत ज़्यादा है, और इस पर बातें भी हुई हैं। लेकिन अब अमेरिकन कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उसने भी 7 करोड़ वोट लिए हैं और उसने भी 7 करोड़ 50-60 लाख लिए हैं। तो फर्क तो सिर्फ 30 लाख इधर आ जाए तो दोनों बराबर हो जाते हैं, तो फर्क तो 30 लाख का है ना। तो इसलिए उसको कचीचियां उठ रही हैं कि यार मैं कैसे आ गया, और उसके जो मददगार हैं वो भी कहते होंगे यार ये हमारे साथ कुछ हो गया, इसलिए वो बार बार ये करता है कि धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। हालांकि मैं नहीं समझता कि उनकी तस्लीम नहीं कर सकता, बिकॉज यार किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जब के लबे बाप रह गया, उसको ये अफसोस हो रहा है कि मैं अगर आता तो मैं बहुत कुछ कर जाता। और उसके पीछे बहुत पब्लिक है। देखिए, वाइट सुप्रीमेसी जो है कि हम बड़े हैं और हम सफ़ेद हैं, हम हुकूमत करेंगे, ये उनके पीछे से चला आ रहा है। मैं बताऊं, साउथ और स्टेट्स और नॉर्थ स्टेट में झगड़ा इब्राहिम लिंकन 100 साल पहले हुआ था। जी जी 10 लाख लोग मारे सिविल वार में। फिर इब्राहिम लिंकन ने, हालांकि उसने को अपनी जान भी देनी पड़ी, लेकिन गुलामों की आज़ादी करा दी। सिविल वार के मामले, हाँ, वही मैं आपको ट्रेस कर रहा हूँ ना। अब मैं उसको ब्लैक एंड वाइट की जंग नहीं कहता, उस वक्त जंग थी लिबर्टी एंड गुलामी की, और वो इब्राहिम लिंकन ने वो गुलामी खत्म कर दी, उनको भी आज़ाद कर दिया। ये जंग थी असल। ये वाइट और ब्लैक का कलर ना लाएं बीच में, मैं नहीं लाता इसको। और देखिए ना, मैं इंग्लैंड ने, फ्रांस ने कौन सा स्टैचू दिया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया था ना, उस अभी भी लगा हुआ है। तो ये लिबर्टी और गुलामी, स्लेवरी की फाइट बिटवीन लिबर्टी एंड स्लेवरी, और जिसको इब्राहिम लिंकन बहुत बड़ा, मैं उसको समझता हूँ कि उसने अमेरिका को बचा दिया, डेमोक्रेसी बचा दी, अमेरिका की यूनिटी कायम कर दी। लेकिन इनको फुल राइट्स तो नहीं मिले थे, आस्ता आस्ता मिलते गए। अब प्रॉब्लम हुआ है कि क्योंकि वो दौड़ में पीछे थे इकोनॉमिक, अब ये जो तबका है ना, जो ब्लैक है या कुछ और है, वो इकोनॉमिक रेस में वो बहुत पीछे है। अब लड़ाई ब्लैक एंड व्हाइट की नहीं है। आई डोंट बिलीव इट्स हैव्स एंड हैव्स नॉट्स, इट्स अ वॉर बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट्स। उसको ब्लैक एंड व्हाइट की शेप दी जाती है, क्योंकि ये जो मुतरसीन क्लास होती है ना, कुरान कहता है ये फसाद पैदा करती है, ओवर रिचनेस क्रिएट्स। तो वो अब अपने राइट्स नहीं देना चाहते, जो उनको दूसरे जो डाउन ट्रॉडन मार्जिनाइज्ड क्लासेस हैं जो भी हैं, तो वो असल जंग वहाँ ये हो रही है। तो कांग्रेस को ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाइडेन जिस आदमी से अपनी पार्टी में लेकर आया है ना, उसकी पॉलिसी थोड़ी प्रो लेफ्टिस्ट थी। वो चाहता था इनको ज्यादा राइट्स दिए जाए। मेरी बात सुने, इकोनॉमिक राइट्स आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, रिच को ज्यादा टैक्स करना पड़ेगा, वरना ये गैप जितना बड़ा होगा उतना फसाद बढ़ेगा। नंबर दो मैंने असला का बता दिया, उनको अब प्राइवेट आर्मी की जरूरत नहीं है, अमेरिकन आर्मी है और सारी दुनिया में है, मलेशिया की जरूरत नहीं है। हाँ, वो हमें नहीं जरूरत, इनकी अपनी जरूरत थी। और फिर वो पॉलिसी नरम रही है, बदते अब हर आदमी के पास ऑन दी एवरेज 3-4 गन है अमेरिका में ऑन दी एवरेज। तो अब इनको ये टोटल बैन कर देना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन आर्मी अब टोटल मौजूद है ना। अब तो उस वक्त तो नहीं थी जब अंग्रेजों से लड़े। तो ये एक तो ये आर्म्स की पॉलिसी को रिवोट करें, दूसरा अपने ये रिच एंड पुअर का गैप इंशाल्लाह अगर ये गवर्नमेंट कम कर देगी ना, तो अमेरिकन जमहूरियत इंशाल्लाह बच जाएगी और ये कामयाब हो जाएगी, वरना इनके लिए बहुत मसाइल होंगे। अच्छा नहीं साहब, ये पहला मौका है जब किसी भी मुल्क में, मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात कर रहा हूँ
उसने पहला मौका है कि एक प्रेसिडेंट ने अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, वरना पहले जितने भी सदूर गुजरे हैं, ठीक है, वो बड़ी खुश दिली से उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की और नए आने वाले सदर को, प्रेसिडेंट को वेलकम किया। लेकिन इसने तो एक अजीब इसके जहन में ये असल में ये थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आया ना, अंदर से निकल के ऊपर नहीं आया, सडनली ये ऊपर से इम्पोज्ड हो गया। ही वाज इम्पोज्ड फ्रॉम अबव। ये पैराशूटर है, ये पूरे सिस्टम से गुजर के आता ना, मेंबर बनते, लेजिस्लेटर, नीचे लोकल बॉडीज, और फिर वो, तो ये इसको ज्यादा अकल और समझ होती। अच्छा, जो बाइडेन ये पॉलिसीज इसलिए इसकी प्रॉपर प्रैग्मेटिक नहीं है, पॉलिसीज आर नॉट प्रैग्मेटिक। इसने लेसन कोई नहीं सीखा अपनी जिंदगी में, एकदम दौलत कमाई है और उसके बहुत बेसिस पर उसने कहा मैं ये कर दूंगा। तो वाइट सुप्रीमेसी का तो आपको पता है, ये चक्कर चला रहा है। और ये जो एक्सट्रीमिज्म, दिस एक्सट्रीमिज्म नेवर पेस। मैं मोदी का भी ये कहता हूँ, ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है, इंडिया को तोड़ रहा है। और अगर वो वाइट एक्सट्रीमिज्म को उन्होंने ज्यादा आवाज दी तो अमेरिका कैन आल्सो ब्रेक अप। प्लीज रिमेंबर दैट दे हैव टू टेक 2-3 सॉल्यूशन व्हिच आई टोल्ड यू। इकोनॉमिक गैप कम करें, दे शुड यूज द रिच एंड पुअर गैप कम। असला फायर आर्म्स शुड टोटली बैंड इन अमेरिका। और तीसरा जो है, ये एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज को इनको कंट्रोल करें और ये अमेरिका को जमहूरियत की तरफ लाएं। ये इस वक्त जमहूरियत के रास्ते से हटने की कोशिश हो रही है, अंदर साजिशें हो रही हैं, मैं बता रही आपको। वो तो कह रहे हैं कि वी हैव कम थ्रू रेवोल्यूशन, वी विल कीप द रेवोल्यूशन, ये है उनका मोटो। तो फिर तो इवन जूलियाना सेड दिस इज आवर कम्बैट फोर्स, हम तो लड़ने जा रहे हैं, हमारी वार है। तो दे आर इन दैट मूड, तो दे शुड बी केयरफुल। अच्छा, दुनिया एक ग्लोबलाइज विलेज बन चुकी है, और इस ग्लोबलाइज विलेज में जो नई जो बाइडेन हुकूमत है, इसको किन मेरा ख्याल है, आई टेल यू, इसके बाद जमहूरियत का तो इन्होंने दे हैव ब्रोकन द इमेज ऑफ डेमोक्रेसी इन अमेरिका। मेरा ख्याल है अमेरिका इज नाउ ऑन द डाउनफॉल, चाइना वुड बी ऑन द राइज, नेक्स्ट सुपर पावर इज कमिंग। कैसे किस तरह? Because America there's so much loans on America. Their economy is run on loans. Chinese economy is not being run. They are giving loans. So in the Bible it is clearly said, Torah, that those nations who give loans, they will rule. This is the law of the Bible. So इस वक्त दुनिया में the loans are being given by China. They are not under debt of any nation. America is so much under debt. So according to the law of Torah, the next superpower will be China. I tell you, this is the law of Torah. You read it there. अच्छा, जो बाइडेन हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तान में क्या असरात मतलब हो सकते हैं? देखिए, the policies are made by the administration, by the bureaucracy. The president comes, he can go shift a little here and there, but major changes are not immediately brought. And they have promised in the election for Kashmir, but no government has done anything about Kashmir. So they have to be careful. Kashmir issues, Kashmir policy ke and then Pakistan is giving China the route CPEC, and that's economic route. So we are this is not acceptable to. I'm afraid this is not acceptable to our friends in Middle East also. So we want to be economic power. So why not? So China, I was in China when I was posted there for 5 years. At that time there were joint ventures between China and America, and China learned from American technology and Western technology, and now they are here. So we should also have joint ventures with China, which the government is doing in agriculture and other fields. So with that we will learn the technology also, and we will improve our economy. Inshallah ta'ala. बहुत शुक्रिया राय साहब। नाज़रीन, ये थे नामवर तज़ियाकार और साबिक IG पुलिस सैयद रई साहब। बहुत खूबसूरत बातें, इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।